जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है फिजिक्स का, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और आपके प्रीवियस शिफ्ट में भी मिले हैं। हमने यहाँ पे आपके लिए है 40 क्वेश्चंस हमने लिए हैं टोटल। आप सभी लास्ट तक इन क्वेश्चंस को कीजिए, आप कितने करेक्ट कर पा रहे हैं 40 क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे, उन्हें भी आपको ध्यान से सुनना है, जिससे कि अगर आपके डिटेल की अगर हम बात करें तो एक डिटेल के थ्रू आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप कवर कर पाएंगे और आपके एग्जाम में इससे हेल्पफुल मिलेगी अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एंड शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड दोस्तों आप सभी लास्ट तक कंप्लीट 40 MCQ कीजिए और फिर आप सभी बताइएगा कमेंट करके कि आपने 40 में से कितने करेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ध्वनि तरंगों की दोस्तों जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। दोस्तों अगर हम बात करें तरंगों की कि तरंगों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप सभी को पता है कितने भागों में बांटा जाता है। दोस्तों तरंगों को अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटा जाता है। अब अगर हम बात करें ये कौन कौन से होते हैं, तो एक होती है आपके दोस्तों यांत्रिक तरंग और एक होती है आपके अयांत्रिक तरंग। यानी कि अगर हम बात करें तो मैकेनिकल वेव एंड आपके देखें तो नॉन मैकेनिकल वेव। तो 2 तरह की आपके जो तरंगे होती हैं। ठीक है, अब यांत्रिक तरंग वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं, वो यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। और यांत्रिक तरंग को आपके 2 भागों में बांटा जाता है। उनमें आता है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो जो आपके अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, तो जब तरंग गति की दिशा के माध्यम के जो आपके कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या बोले तो समांतर होती हैं, तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, और इसी का अगर हम देखें तो आपके बात करें कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो यही आपको बताना था कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है इसकी प्रकृति। कुछ हमने एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण होता है या नहीं होता है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है आपके, इनमें से कौन सा कथन जो ध्वनि तरंगों के लिए अगर हम देखें तो करेक्ट है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके ध्वनि तरंगे होती हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें इनकी चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर हम देखें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं कि इनको ध्रुवित किया जा सकता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निर्वात में चल सकती हैं ऐसा बोला गया, नहीं चल सकती हैं। सत्य करेक्ट कौन सा है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो चाल होती है ना वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है आपकी, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। जो अपश्रव तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों अपश्रव तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स। देखिए अगर हम बात करें तो इंफ्रासोनिक वेव्स की कि जो 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली ध्वनि तरंगे आवृत्त होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अपश्रव्य तरंग कहते हैं। तो आपका सबसे पहले तो आंसर होगा कि 20 हर्ट्ज से कम वाली। ठीक है, अगर हम बात करें इसे हमारा कान सुन सकता है नहीं सुन सकता है, तो देखिए मनुष्य की अगर हम बात करें तो इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है, जो अपसरप तरंगे होती हैं जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक वेव्स का। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वालों को हम अपसरप तरंगे कहते हैं, या बात करें तो इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिएगा। पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है आपकी, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों याद रखिएगा पराश्रव तरंगों को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, और इनकी जो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेंगे आपके, कहाँ गया ऑप्शन इनमें से। अगर हम बात करें क्वेश्चन 4 की, अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आप कर लीजिए, सी ऑप्शन। ठीक है, इसका अगर हम देखें कि आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें डिटेल में तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव तरंगों कहा जाता है। और अगर हम बात करें मनुष्य के कान इसे
अगर हम बात करें तो नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के कान अल्ट्रासोनिक वेव को भी नहीं सुन सकते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ये जो होते हैं ना आपके, ये सुन सकते हैं इसे। ठीक है, इन तरंगों को अगर हम देखें तो गाल्टन की सीटी के द्वारा और दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा अगर हम देखें तो आपके इन्हें उत्पन्न करते हैं, जो क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न होती हैं आपके पराश्रव तरंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब अगर हम बात करें पराश्रव तरंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं या नहीं सुनी जा सकती हैं? याद रखिएगा, नहीं सुनी जा सकती हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता है आपके इन्हें। ठीक है, अगला प्रश्न है, पराश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि पराश्रव तरंगों को सबसे पहले अगर हम देखें तो गाल्टन ने, गाल्टन की सीटी ने, अगर हम देखें गाल्टन ने, अगर हम बात करें गाल्टन की सीटी के द्वारा अगर हम देखें तो इसका एक तरह से उत्पन्न किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, शिकार या परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो होते हैं किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? राइट है आप सभी का, प्रतिध्वनि का निर्धारण। किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए अगर हम देखें किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाएगा आपके घरों से दूर भगाने के लिए? इसमें अगर हम देखें ना, आप सभी याद रखिएगा, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का किया जाता है, पराश्रव तरंगों का किया जाता है आपके। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव तरंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है आपके। तो आप सभी याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का जो तारत्व होता है जिसे बोलते हैं पिच, किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? याद रखिएगा, ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आपके किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तारत्व यानी कि पिच। तो तारत्व दोस्तों जो होता है, ध्वनि का वह लक्षण होता है, ध्वनि का वह लक्षण होता है अगर हम बात करें, जिससे अगर हम देखें तो ध्वनि है, जो साउंड है वो आपकी ग्रेव यानी कि मोटे या श्रिल यानी कि जो पतली पतली होती है आपके। ठीक है, तारत्व अगर हम देखें किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है आपके। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यदि ध्वनि की आवृत्ति अधिक है और अधिक होने पर जो तारत्व होता है अधिक होता है, तो जब आवृत्ति अधिक होगी, पिच अधिक होगा, तो ध्वनि जो होगी कैसी होगी? श्रिल होगी यानी कि पतली होगी। और जहाँ पे आवृत्ति कम होने पर पिच कम होगा, फ्रिक्वेंसी कम होने पर पिच कम होगा, तो ध्वनि जो होती है ग्रेव होती है यानी कि मोटी होती है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है? ये आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के जो आंतरिक भागों की सफाई में अगर हम देखें कि किसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, पराश्रव तरंगों का ही किया जाता है। किसका? अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही आपके देखें तो प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें और किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में अगर हम देखें तो किया जाता है, जैसे कीमती कपड़े हो गए, वायुयान हो गए, घड़ी के जो पुर्जे हो गए उनको साफ करने में किया जाएगा। कल कारखाने जो होते हैं आपके, इनकी चिमनियों से जो कालिक हटाने के लिए अगर हम देखें तो किया जाता है। आपके दूध के अंदर के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है। आपके बात करें तो गठिया रोग का उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में अगर हम देखें तो आप किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव तरंगों का। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो आप सब कुछ करके आएंगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो। ठीक है दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि अगर हम देखें निम्नलिखित में से क्या है आपके? इनमें से क्या है आपके? अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे देखें तो श्रव्य ऑडिबल ध्वनियाँ। ठीक है, श्रव्य ऑडिबल ध्वनियाँ, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनियों की यहाँ पे बात की गई है। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, तरंग का वेग v, आवृत्त n, तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध दिया गया है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके? दोस्तों याद रखिएगा, तरंग का वेग पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सभी प्रकार में अगर हम देखें तरंगों की जो चाल है, जो तरंग दैर्ध्य है, जो आवृत्ति है, इनके बीच अगर हम संबंध देखें तो तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, यानी कि अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा n × लैम्डा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा
v इक्वल एन इंटू लैम्डा, यानी कि वेग बराबर अगर हम देखें तो आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य हो जाएगा आपका। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। अगला प्रश्न कीजिएगा, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर अगर कोई विस्फोट अगर हम देखें तो सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कान पर जो ध्वनि का प्रभाव है कितने सेकंड तक रहता है, तो आप सभी याद रखिएगा कि 1/10 सेकेंड तक। कितने सेकंड तक? 1/10 सेकेंड तक रहता है। एक क्वेश्चन है आप सभी से कि यदि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता होता है और जो परावर्तक सतह के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होनी चाहिए? इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो इको आपके देखें ये जो प्रतिध्वनि होती है इनके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, ये कमेंट करके आप सभी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं और जो उसका नियंत्रण करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, इसीलिए अगर हम देखें तो ये अंधेरे में उड़ सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिएगा। स्टेटमेंट दिया गया कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है, और अगला दिया गया कि चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। क्या सही है आपका ये? बताइए। अभी मैंने आपको बताया डिटेल में बताया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए तो आपका सही है कि रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ती हैं, पर सेकेंड वाला इंफ्रासोनिक वेव्स गलत हो जाएगा। इंफ्रासोनिक वेव्स अगर हम देखें तो गलत हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स का करती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल यदि 332 मीटर पर सेकेंड होती है तो यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि क्या होगी? ध्वनि क्या होगी आपके इनमें से? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल बदलती है, तरंग दैर्ध्य बदलता है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल, अब अगर हम बात करें किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि उसकी 332 मीटर पर सेकेंड अगर हम देखें यदि उसकी चाल है तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा आपके। ठीक है, वायु में ध्वनि का चाल अगर हम देखें कितना होता है तो याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? सबसे तेज यात्रा करती है आपके स्टील में। सबसे तेज यात्रा किसमें करेगी? स्टील में करेगी आपके। ठीक है, सबसे तेज यात्रा अगर हम देखिए किसमें करेगी तो स्टील में करेगी आपके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। बादलों की जो बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है और इसका कारण क्या है दोस्तों? आप सभी याद रखिएगा। इसका कारण होता है प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है अगर हम देखें, इसीलिए अगर हम देखें तो ऐसा होता है आपके। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग अगर हम देखें कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग अगर हम देखें लगभग कितना होता है आपके? लगभग पूछा गया है 332 मीटर पर सेकंड होता है, पर लगभग पूछा गया है तो आप सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 330 कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखें तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं किसमें? सर्वाधिक तीव्र गति से ध्वनि तरंगे किसमें चलती हैं आपके? सर्वाधिक तीव्र गति से अगर हम देखें, देखिए ध्वनि तरंगे अगर हम देखें सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें चलती हैं दोस्तों? ध्वनि की चाल जो होती है ना सबसे अधिक अगर हम देखें तो ठोस में होती है। सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। उसके बाद किसमें होती है? उसके बाद होती है तरल में। उसके बाद तरल या द्रव्य में होती है। उसके बाद किसमें होती है? उसके बाद दोस्तों होती है गैस में। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसमें होती है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है ठोस में। किसमें होती है? ठोस में होती है। ध्वनि का वेग अगर हम देखिए भिन्न माध्यमों में क्या होता है आपके? ध्वनि का वेग जो होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में अगर हम देखें तो क्या होता है आपके इनमें से? तो भिन्न भिन्न होता है। ध्वनि का जो आपके देखें विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो चाल होती है भिन्न भिन्न होती है, और अगर हम बात करें तो ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ठोस में सबसे अधिक होती है, ये याद रखिएगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी?
20 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है, तो किस माध्यम में ध्वनि की गति जो होगी वो अधिकतम रहेगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है और लोहा यहाँ पे हो जाएगा आपके दिए गए ऑप्शंस में से। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम बात करें विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वायु में होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और अगर आपके देखें कि सबसे ज़्यादा इसमें किस में होती है, तो एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकेंड एल्यूमिनियम में। अगर एल्यूमिनियम नहीं दिया है तो कांच में होगी 5640। अगर कांच नहीं दिया है तो लोहा होगा, लोहा में होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखिएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो होता है कम हो जाता है, ये सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर देखिए दोस्तों, नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है ना, वो शुष्क युक्त वायु के घनत्व से कम होता है। तो अगर हम बात करें शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल जो होती है अधिक होती है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपके ध्वनि का वेग जो होता है कम हो जाता है, पर ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है आपके? वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा, वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के घटने से घटता है आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तापमान के घटने से घटता है आपके, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। रेलगाड़ी के इंजन से निकलती भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है, और कारण दिया गया कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगे जो होती हैं इनकी चाल बहुत कम होती है। तो क्या हो जाएगा आपके इनमें से राइट आंसर? आप सभी याद रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो दोनों आपके सही हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों आपके अपनी जगह पे सही है, पर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से। कैसे उड़ते हैं आपके जो पराध्वनिक विमान? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आपसे बताइएगा जरूर कितने आपने करेक्ट किए हैं और शेयर कर दीजिएगा। शेयर अगर आपने नहीं किया है तो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दोस्तों, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में अगर हम बात करें, देखिए किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की जो वो परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को अगर हम देखें तो उस माध्यम का क्या कहते हैं? आपके मैक संख्या कहते हैं। और यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो जो पिंड की जो चाल है यानी कि आपके पराध्वनिक कहलाएगी। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। और यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ये हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो हम उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो हम उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का जो प्रयोग होता है ये अगर हम देखें वेग के संबंध में वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है मैक अंकों का प्रयोग। अब ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है आपके? दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम बात करें ध्वनि की तीव्रता जो व्यक्त करने का मात्रक होता है वो वेल होता है, पर अगर हम बात करें वेल एक बड़ा मात्रक होता है। जो व्यवहार में सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। क्या होता है दोस्तों? डेसिबल, जिसे आप डीबी से व्यक्त करते हैं, डेसिबल होता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है आपके? साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? दोस्तों याद रखिएगा 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाता है? क्या कहलाती है विशेषता? तो यही तो आपके है पिच। पिच के बारे में मैंने आपको अभी बताया ना, पिच तारत्व ध्वनि का वह लक्षण जिसमें ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी, तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि पतली होगी, आवृत्ति कम होगी, तारत्व कम होगा तो ध्वनि मोटी होगी। ठीक है, इसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो अभी मैंने आपको बताया किसके कारण होगी, तारत्व के कारण होगी, आपके पिच के कारण होगी। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का अगर हम देखें तो तारत्व जो होता है ना आपके, तारत्व अधिक होता है अगर हम देखें, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, पिच अधिक होता है। चलिए अगला है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है?
एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। अगर हम देखें तो बी आंसर आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ अपेक्षा पतली होती है, क्यों होता है ऐसा? स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा क्योंकि इनकी आवृत्ति जो होती है ना आपकी अधिक होती है, इनकी आवृत्ति जो होती है आपके अधिक होती है। ठीक है, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो इससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्य, प्रबलता और गुणता। केवल तारत्य और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता है, केवल ध्वनि गुणता। देखिए ध्वनि का अगर हम बात करें क्वालिटी, देखिए ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारत्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, तो यही तो आपकी गुणता कहलाती है। तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता अगर हम देखें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी पर तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पर तो हम अंतर प्रतीत कर सकते हैं, आपके अंतर बता सकते हैं क्वालिटी पे। नेक्स्ट है कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित इनमें से कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो ध्रुवण, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, ध्रुवण नहीं होता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। देखिए दोस्तों मनुष्य की जो अधिकतम श्रव्यता सीमा होती है वो आपकी होती है 95 डेसिबल। ठीक है, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो बहुत ही शानदार से आंसर आप सभी ने किया है, डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कीजिएगा, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है आपके? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज की जो उड़ान भरना, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज की आवाज़ आपके उड़ान भरने से। लास्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेल के लिए घटती जाती है। घटना अगर हम देखिए किसका उदाहरण होता है दोस्तों, ये घटना किसका उदाहरण होता है? इसे ही बोलते हैं हम डॉपलर प्रभाव दोस्तों, इसे ही हम बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या होता है दोस्तों डॉपलर प्रभाव? जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे ही हम कहते हैं आपके डॉपलर प्रभाव। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें? तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपसे भी बताइएगा कितने आपने करेक्ट किए हैं दोस्तों, कितने आप सभी ने क्वेश्चन राइट किए हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लग रहे हैं तो आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और आपका जिस दिन भी नेक्स्ट डे एग्जाम है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड आप डेट बताइएगा आपका डेट कब है एग्जाम का, जिससे कि आपके लिए कुछ बेहतर वीडियो प्रोवाइड किए जा सके जहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।